बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वक्त की कदर और वक्त की अहमियत सीखिए, ज़िंदगी में कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बहुत सारे लोग जो कि वक्त की कदर को समझते हैं, हमने उनको कामयाबी की मनाजिल तय करते देखा। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो अगर आप भी इन पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में कामयाब होंगे। प्रोग्राम का आज का आगाज़ करेंगे जिनकी बर्थडे है उनको भी हमने विश करना है, और इसके साथ साथ नाज़रीन हमने आज अपने गेस्ट भी बुलाए हैं। इंशाल्लाह आगे चल के 11 बजे उनसे भी मुलाकात कराएंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे आज की टॉप स्टोरी से। खबरें हमारे पास क्या हैं जी। जाती उम्रा में शरीफ ख़ानदान की अहम बैठक, नशस्त में नवाज शरीफ की निगरान वज़ीर आला सेहत मनसूबों की तकमील के लिए मुतहरिक, जनरल अस्पताल की इमरजेंसी की अपग्रेडेशन शुरू। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर, शहर के मौसम में तब्दीली, मजमूई शरह 170 रिकॉर्ड। खबरें आप जान चुके हैं, डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा साहब और अली साई साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने प्रोग्राम का आगाज़ करना है, पहली खबर की तरफ तो चलेंगे, लेकिन क्योंकि बहुत बड़ा पावर शो था और वाकई जो दावा किया गया और हमारे इन्हीं रिपोर्टर्स ने जो प्रेडिक्शन की थी वो सच भी साबित हुई। एक्चुअली पंडाल खचाखच भरा था और बाहर भी लोग मौजूद थे। शाहिद सिप्रा साहब आपसे आगाज़ करेंगे, कैसा रहा पावर शो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो आम फहम बात है कि मियां नवाज शरीफ का जहां नाम आएगा उनका वोट बैंक है और वोटर निकलता भी है। फिर वो इतने साल, 4 साल तकरीबन बाहर रहे और फिर आमद के हवाले से तैयारियां की गई। मुस्लिम लीग नवाज ने भी तैयारियां की और लोगों को ये टास्क भी सौंपा गया कि ये जलसा करना है। जिस तरह लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जलसा उनका ऐसा सियासी मंजरनामे में तब्दीली लाएगा कि आने वाला जो इलेक्शन होगा, जब भी होगा, हम उस पर नहीं जाते, उसमें बड़ा अहम किरदार अदा करेगा और मुस्लिम लीग नून उसमें कामयाब ठहरी है। देखें, माजी में भी ये होता था कि मीनार पाकिस्तान में किसने बड़ा जलसा किया, किसने किया, लेकिन मुस्लिम लीग नून, मेरी अपनी तवक्को इतनी नहीं थी जितनी मैंने वीडियोज़ में, तस्वीर में और देखा है। और सबसे अहम बात यह है कि जो मियां नवाज शरीफ की तकरीर है, आप अगर उसको उठाकर देखें, उसमें कहीं किसी को उस तरह तनकीद का निशाना नहीं बनाया गया जिस तरह माजी में बनाया जाता रहा है। जो एक रिवायत हम आम जो एक रिवायत है कि आए मार धाड़ की, तनकीद की और बस। देखें, इस वक्त हमें पाकिस्तान को देखना है, मुल्क की सलामती को देखना है, मुल्क की इकॉनमी को बिलखसूस देखना है। आम जो शहरी है उसकी जेब पर किस तरह बोझ है उसको कम करने के लिए क्या बातें की। तो मेरे ख्याल में उनकी तकारीर से कुछ चीज़ें नज़र आ रही थी कि वो सफारती बात भी कर रहे थे कि हमारे सफारती ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, फिर इकॉनमी की बात भी उन्होंने की, फिर कुछ थोड़ा कंपैरिजन भी दिया, डॉलर का भी जिक्र किया, बिल्स का भी जिक्र किया। ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं अपनी जगह पर, लेकिन कंक्लूजन इसका ये है कि मुस्लिम लीग नून लाहौर शहर में मीनार पाकिस्तान के साए तले एक कामयाब जलसा करने में कामयाब हुई है। इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है। देखें, नाकदीन की तरफ से आप सोशल मीडिया में देख लें, वही तस्वीर, वही फाख्ता को हाथ में उठाए हुए, वही सारी चीज़ें, वही कंपैरिजन। आज अगर एक चीज़ कंपैरिजन में चाहे तनकीद की सूरत में डिस्कस हो रही है तो इसका क्या मतलब है कि कुछ चीज़ हुई है तो उसकी तारीखी जलसा कहा जा सकता है। मैंने तो आपको जुमेरात को याद होगा, सिप्रा साहब और आप थे, याद है ना आपको, मैं तो कह रहा था कि चूँकि इसमें ही बका थी नून लीग की और इसमें इन्होंने पूरी मेहनत की है और जिस तरह दावे किए जाते हैं कि वो पहले इसी तरह जलसे होते थे, वो भी प्लान्ड जलसे होते थे, वो भी लोगों को ऑर्गेनाइज किया जाता था, ड्यूटियां लगाई जाती थी, आपने इतनी गाड़ियां लेके आनी है। वो चूँकि सोशल मीडिया पे एक्टिव पार्टी है तो वो अपनी चीज़ें उस तरह हाईलाइट नहीं करती थी, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त जलसा था, बड़ी ज़बरदस्त तकरीर थी, बड़ी बैलेंस तकरीर थी। और मियाँ साहब ने ये बड़ा वाज़े किया है कि बदले की सियासत नहीं होनी चाहिए। चूँकि पिछले अरसा दराज से वो इसी गेम का हिस्सा हैं, तो अब उनको इस बात पे मेरा ख्याल है कि बड़ा ख्याल है कि अगर इसी तरह जिस तरह पहले चलता रहा है वही मामलात करते रहे तो ये मुल्क नहीं चलेगा। तो इस मुल्क की बका इसी बात में है कि इसकी इकानमी बेहतर बनाई जाए, इनके लोगों को रोज़गार दिया जाए, बिजली के जो हालात हैं, डॉलर का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने किसी जगह पे भी आके कोई एग्रेशन नहीं दिखाया। मैंने उनकी पूरी तकरीर सुनी, उसमें किसी जगह पे उन्होंने ये नहीं किया कि मैं अंदर डाल दूँगा, जाके आपको जेलों में बंद कर दूंगा, आपके एसी उतरवा दूंगा, आपके टीवी बंद करवा दूंगा, आपका साइकिल वापस मंगवा लूँगा। कोई इस तरह की बात नहीं हुई। तो होना भी इसी तरह चाहिए। आप अपना काम करें, काम करके दिखाएं, जिस तरह आपकी डिलीवरी होगी लोग आपको वोट देंगे, आप गवर्नमेंट में फिर आएँ।
फिर आके लोगों पे यहाँ पे आके गवर्नमेंट करें, आपके ये हक है। लेकिन ये तो कोई तरीकाकार नहीं कि आप जो काम कर रहे हैं वो ठीक है, आपकी अपोजिशन जो काम कर रही है वो गलत है। कल मैं सुहेल बड़ाई साहब को सुन रहा था तो उनका कहना था कि मैं 3 दफ़ा गया हूँ साबिक वज़ीर-ए-आज़म के पास, तो उनको जाके हम बड़ी रिक्वेस्ट की कि आप किसी एक जगह को रख लें या इस्टेब्लिशमेंट को रख लें या सियासी पार्टियों को मान लें। तो वो ना सियासी पार्टियों को मानने के लिए तैयार थे, ना वो इस्टेब्लिशमेंट को मानने के लिए तैयार थे, ना वो कहते थे कि मैं खुद एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर हूँ, मेरे पीछे सारी दुनिया चल रही है। तो जब बंदा इस लेवल पे पहुँच जाता है, तकब्बर गरूर जो है वो बंदे को ले डूबता है। तो मेरा ख्याल है मियाँ साहब जो हैं वो पहले की निस्बत हमें तो बड़े रिफाइंड नज़र आए हैं। तो हमें लगता है कि इस मुल्क की जो भागदौड़ अल्लाह करे जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट हो उसके पास आए तो फिर ये मुल्क तरक्की करे। लेकिन नून लीग ने ये साबित किया है, अपनी सियासी बका जो है वो इस जलसे से थी, वो उन्होंने साबित कर दी और वाकई वो नज़र भी आई है। शायद सिप्रा साहब आगे अब क्या होने वाला है, वो एक कामयाब जलसा तो हो गया, अब मेल मुलाकातें बढ़ेंगी, अब आगे की सियासत चलेगी, अब आगे ऊंट किस करवट बैठता नजर आ रहा है। देखें अब तो अपनी अपनी लड़ाई है, अब तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब तो इलेक्शन है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मंशूर और अपना एक नारे के साथ आएगी, उसके बाद मुस्लिम लीग नून अपने एक नारे के साथ आएगी, और बाकी जो आपकी जो है हाँ, तो वो ये सारी चीज़ें जब सियासी जमातें, अच्छा इलेक्शन का मज़ा ही उस वक्त आता है जब ये सारी सियासी जमातें, इनके उम्मीदवार मैदान में उतरे, फिर जलसे हो रही हों, तकरीर हो रही हों, रैलीज निकल रही हों, हम लोग चूँकि कवर भी करते हैं तो वो माहौल भी उसी तरह बनता है कि आप जिस इलाके में जिस हल्के में इलेक्शन लड़ रहे हों वहाँ की पब्लिक उन्हीं जलसों उन्हीं रैलियों की बुनियाद पर आपको देख रही होती है। लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पर हम लोग रहेंगे और उस पर ठहर के अगर बात करेंगे तो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया तक अब बात बहुत आगे चली गई है, सोशल मीडिया से हमें निकलना है। अब बात रही कि मैं तो कहता हूँ बीट रिपोर्टर्स मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो अपनी मंजी बिस्तरा अब जाती उम्रा वो डाल रहे हैं, वो वहीं रहेंगे, वो सियासत का मरकज़ बनेगा। देखें अभी आए हैं, 1 2 3 4 दिन के बाद उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अभी उनके केसेस हैं, कानूनी मुशावरत, उन्होंने अदालतों में किस तरह पेश होना है, अदालत उस पर क्या डिसीजन करती है, ये अभी तो अभी वो हिफाजती ज़मानत में 24 तक शायद हैं, उसके बाद उन्होंने उनका वारंट जो है वो 24 तक। अब उसके बाद अगर अदालत से उनको रिलीफ मजीद मिलता है, ज़मानत मिल जाती है या जो भी फैसला आता है, उसके बाद अब सियासी बैठक, सियासी मुलाकातें शुरू होंगी और फिर इलेक्शन की तरफ जाएंगे। देखें जमहूरियत का हुस्न या आपके जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसका अपना तरीक़ाकार होता है। निगरान सेटअप को आप जितना मर्जी काम करवा लें, जितनी मर्जी अच्छी चीज़ें कर लें, लेकिन आपके जो बैरून ममालिक या सफारती सतह पे जो चीज़ें देखी जा रही होती हैं वो हमेशा आपका जमहूरी निज़ाम उसको देखते हैं, उस इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ उनको चलना होता है। और हमारे बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं बिलखसूस इकॉनमी के कि जो हम लोग बैरून ममालिक के साथ चल रहे होते हैं, जो दोस्त ममालिक के साथ चल रहे होते हैं, जिसमें आपके सऊदी अरब है, चाइना है और आपके बाकी जितने मुस्लिम ममालिक हैं उनकी बेल्ट्स हैं, इनसे चीज़ें चल रही होती हैं। इसलिए मेरे ख्याल में सियासी मंजरनामा जो भी हो, अब हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। हाँ, तो नहीं, इलेक्शन, हाँ, और इलेक्शन होना भी चाहिए। देखें अब सोशल मीडिया पे, मैं लास्ट टाइम भी कह रहा था, सोशल मीडिया पे हमें नहीं ठहरना। अब ठीक है, एक बहुत बड़ी ताकत बन गई है, वो बेशुतर मार जो भी वहाँ पे लिख दें वो एक ट्रेंड्स भी बन जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पे तकिया करने वाले आज लोग कहाँ पे हैं? आज उनका आपको कहीं कोई चीज़ कोई नज़र ही नहीं आती। इसलिए मेरे ख्याल में जो रियलिटी है उस पर रहना चाहिए कि कौन किसके लिए क्या कर रहा है, कौन सा उम्मीदवार ने किसको किस तरह काम किया, उसने हल्के में किस तरह काम किया। तो लोग अब ये सोच रहे हैं तरक्याती काम तो बहुत दूर रह जाते हैं, हम तो अभी तक आटा घी चीनी से ही नहीं निकल पा रहे, हम फल और सब्जियों की कीमतों से बाहर निकल नहीं पा रहे, हम आटा की कीमत कंट्रोल में नहीं ला पा रहे। तो ये चीज़ें हम इसी में फंसे हैं, इससे निकलेंगे तो फिर हम लोग कोई दूसरी सोच रखेंगे कि हमने किसको वोट देना है, किस तरह वोट करना है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें, ये मियाँ साहब की वापसी ने ये बड़ा वाजे कर दिया है कि इलेक्शन तो होंगे और इलेक्शन अनकरीब होंगे। अब देखें कौन सी पार्टी जो है वो बाजी ले जाएगी। अब तो सारे ही मेहनत करना शुरू हो गए हैं, चूँकि लाहौर में जो होगा वो महवर और मरकज़ होगा जाती उम्रा, सिंध में जो है वो पीपल्स पार्टी आप हमेशा ही लीड करती आ रही है। केपी के बलूचिस्तान में देखते हैं कौन सी पार्टियाँ जो हैं वो ज़्यादा मेहनत करती हैं। आपने जिस तरह की जहन साजी करनी है, जिस तरह आपने लोगों को अपना ब्रेन दिखाना है,
मियां नवाज शरीफ ने जिस तरह की तकरीर की है उसमें उन्होंने किसी जगह पे नहीं कहा कि आपको पीटीआई के लोग मिलें तो उनको पत्थर मारें, उनको चोर कहें, आपको पीपल्स पार्टी के लोग मिलें तो उनको चोर कहें, या हमने कभी भी बिलावल भुट्टो की या आसफ जरदारी की कोई ऐसी तकरीर नहीं सुनी जिसमें उन्होंने कहा कि आप पीटीआई के लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करें। सियासत नाम ही इसी बात का है, बर्दाश्त का। आपको हर रोज़ नई से नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो इसका मतलब है कि आप लोगों को डंडे बरसाएंगे, आप अपनी ही अस्करी अमलाक को इसी तरह जलाएंगे, वहाँ पे पथराव करेंगे, वहाँ पे जाके कब्ज़ा करेंगे और वहाँ पे अपने झंडे लहराएंगे। तो ये एक जो उस तक जो है वो मंथली जाते हुए देखी है। तो पहले मैंने कभी इस तरह की चीज़ नहीं देखी थी। तो आप एक बंदा जो मैं कहता है मैं बड़ा ईमानदार हूँ, आपको क्या करना है जब आपकी नीचे सारी टीम ही गलत है? बिल्कुल। तो बजाय इस बात के ना जो साहिब साहब जिक्र कर रहे हैं कि किसी को चोर कहना, देखें हमारा आईने जो आईने पाकिस्तान है, आईने पाकिस्तान भी हमारे इज्जत नफ्स को मजरूह करने पर वो तहफ़्फ़ुज़ देता है, नहीं देता। आप और मैं अगर निकलें और हमें यहाँ बाहर खड़े होकर ऑफिस के या कहीं आम शाहराह पे अगर कोई गाली देगा तो हमारा रिएक्शन क्या होगा? हम अल्टीमेटली उसके गले पड़ जाएंगे। इसलिए मेरे ख्याल में ये जो आपने जहन में डाल दिया कि किसी को चोर कह देना या किसी को डाकू या कोई और गाली दे देना, ये आप बेसिकली तो आईने पाकिस्तान की जो शिकें हैं उनकी वायलेशन कर रहे हैं। और फिर उसका कोई रिएक्शन में कोई FIR हो जाए, कोई मुकदमा हो जाए, तो फिर आपकी अपनी इज्जत नफ्स मजरूह होना शुरू हो जाती है कि कानून हरकत में भी ना आए। इसलिए मेरे ख्याल में जिस तरह सियासी जमातों का ये ठीक है, तनकीद करें, तनकीद उस बात पर करें कि जो उनको मंशूर दिया गया था, जो उनके पास इक़्तिदार था, जो उन्होंने अपना मंशूर बताया कि हम इसकी बुनियाद पे जिस तरह था कि 90 दिन में हम सारा कुछ करेंगे, या तो आपने बहुत डिलीवर किया उन्हें। बिल्कुल। आपको जो चांसेस मिले हैं, क्योंकि KPK में तो आपकी गवर्नमेंट रही है ना थ्रू 5-10 साल, दिखाएं वहाँ पे कौन से मॉडल आपने दिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो मसला ये है, आप जमहूरियत का हुस्न ये है कि आप वोट लें, वोट की ताकत से आप इक़्तिदार में आएँ, फिर आके जो मर्जी करें। आप एक बात करते जा रहे हैं कि जो यूथ है उसकी आपने मेंटालिटी ये बना दी है कि जो भी कोई दूसरा आएगा उसको आपने गलत। देखिए यहाँ दोहरा मैयार है ना कि वोट की ताकत से आप ऐवान में आ जाएं तो फिर तो आप कहते हैं कि जमहूर हमारे साथ है। वोट की ताकत से आपको ऐवान से बाहर फेंक दिया जाए तो फिर आप उस वोट ही नहीं मानते, फिर वो धांधली हो जाती है, फिर वो बिकाऊ माल हो जाता है। अब तो अपनी अपनी दौड़ शुरू हो गई है। स्टेज पे जज्बाती मनाजिर बड़े थे, जरा उसको आप किस तरह से बयान करेंगे? देखें वो तो मरियम नवाज सही बता सकती हैं कि देखें उनके बाप थे, इतनी देर बाहर रहे, इलाज मालजे की घर से गए, 4 साल बाद वापस आए। मियां नवाज शरीफ का अपना क्या होगा कि पाकिस्तान की सरजमीन पर उन्होंने कदम रखा। फिर असल होता पता है क्या कि इतनी बड़ी तादाद में आपके सामने लोग खड़े हों तो वैसे ही बंदा जज्बाती हो जाता है कि ये इतने सारे लोग आपसे प्यार करने वाले हैं, तो वो जज्बात भी अपनी जगह पे। लंबी स्ट्रगल थी वो भी आपको सामने ख्वाब पूरा होता नजर आया। और नहीं, एक वक्त था ना कि जिस तरह वो खुद बता रहे थे कि मेरे कुछ दूर फासले पे जो है वो मरियम नवाज कैद थी और मैं भी कैद था, तो वो भी एक वक्त था। और एक वो वक्त था कि सामने इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हों और स्टेज पर आप लोग इकट्ठे हों, तो ये सारी चीज़ें मिला के फिर जज्बात तो आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। खैर हमने जी ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब तो अगली खबर डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। और अब कुछ बात हो जाती है जी सेहत सहूलियात को लेकर। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कितने मुतहरिक हैं। अभी जो मैं सुबह खबर देख रही थी, यकीन माने वो खबर देखकर एक्चुअली पता चल रहा था कि वाकई कोई सेहत के हवाले से पेन लेने वाला मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर जो कैंसर पेशेंट के हालात होते हैं, कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पर फौरी तौर पर जाकर ट्रीटमेंट मिले। तो वक्त की अशद ज़रूरत है यहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल बनना, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर यह है जी जनरल अस्पताल की इमरजेंसी की अपग्रेडेशन शुरू कर दी गई है, बहुत ज़रूरी था। अली साई साहब कैसे देखते हैं इसको? अना बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, आपको पता है, उसमें लेकिन मसाइल भी बहुत बड़े हैं, क्योंकि मैं खुदा न खासा जितनी दफ़ा जाना हुआ है, एक बेड पे 6 पेशेंट्स को भी देखा है, इतने बुरे हालात। वो तो जिस हॉस्पिटल भी गए वहाँ पे 6 ही नजर आते हैं, उसकी व्हील चेयर्स पे लोगों को। यहाँ पर ये ना साई साहब हेड इंजरी के, यहाँ पे हेड इंजरी के हैं। मैं जब भी गया हूँ, चूँकि हम क्राइम रिपोर्टिंग करने के लिए जब भी कवरेज पे जाते हैं, तो यकीन करें देख के वैसे ही दुख होता है। वहाँ पे खड़े होने को जगह नहीं होती, आपके पेशेंट इतने होते हैं कि उनके साथ जो अटेंडेंट हैं वो बेचारे भी परेशान होते हैं कि ये कहाँ पे आ गए हैं, लेकिन मजबूरी है। तो अब जिस तरह CM साहब कर रहे हैं, इमरजेंसीज को अपग्रेड कर रहे हैं, न्यू हॉस्पिटल की, PIC की, जनरल हॉस्पिटल की, चिल्ड्रन हॉस्पिटल की,
ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है, और चूँकि पूरी पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आते हैं, पंजाब से, और ख़ुसूसन गिरदोनवा के लोग तो आते ही इन बड़े हॉस्पिटल्स में हैं। गरीब आदमी का यही आसरा है हेल्थ का। जो पिछली गवर्नमेंट की जानब से दावे किए गए थे हेल्थ और एजुकेशन के, उसमें तो कोई हमें किसी जगह पे भी प्रोग्रेस नज़र नहीं आई। वो 3.5 साल सड़कों पे गुजर गए डॉक्टर्स के, और जो डॉक्टर साहबा मिनिस्टर थी उनकी आपस में हमने तो लड़ाई देखी है। हम तो रोज़, मैं खुद कवर करता रहा हूँ एहतजाज डॉक्टर्स का। तो बजाय इस बात के कोई नए हॉस्पिटल्स बनते, यहाँ पे इतनी जगह थी, यहाँ पे कोई अपग्रेडेशन की जाती, नई वार्ड्स बन जाती, वो कुछ भी नहीं किया गया। अब निगरान गवर्नमेंट जितना कर सकती है महदूद वसाइल में, चूँकि उस तरह वो तरक्याती फ़ंड इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैंने तो पहले दिन से देखा है कि सीएम साहब हर रोज़ 2-3 हॉस्पिटल ज़रूर विज़िट करते हैं, लाहौर के भी, दूसरे शहरों के भी, और वो हर जगह पे जा रहे हैं। चाहे किसी जगह पे सैलाब आया तो वहाँ भी हमने उनकी प्रेजेंस देखी है, किसी जगह पे कोई मुश्किल बनी है तो वो वहाँ पे खुद मौजूद हैं। किसी भी आप बच्चों के स्कूल देख लें, आप थाने देख लें, आप हॉस्पिटल्स देख लें, हर जगह पे वो जा रहे हैं। हालांकि उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो फंड्स को उस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इनके जो मौजूदा फंड्स हैं उसमें अगर एक बंदा इतनी मेहनत करके आपकी चीज़ें बेहतर बना रहा है, तो अगर सियासी इलेक्टेड वज़ीर आला इस तरह का हो तो मेरा नहीं ख्याल आपकी चीज़ें ख़राब हों। आप ये देखिए, सिर्फ सेहत सहूलियात नहीं, अपग्रेडेशन के दौरान उतारे गए पंखे, एसी, लाइट्स पर तिब्बी आलात और दीगर अशिया का रिकॉर्ड मुरतब करने और तामीराती मयार यकीनी बनाने, ये रिकॉर्ड क्यों मुरतब किया जा रहा है? बाय द वे, चोरी ना हो जाए ना चीज़ें, ये काम भी होता है, ये काम भी होता है। ज़ाहिर है पुरानी चीज़ें उतरेंगी, गायब हो जाएंगी, उसी तामीराती कामों के दौरान कोई रिवायत ये है ना, आमतौर पे होता है। तो उसका मकसद भी ये होता है कि आप जो भी इमलाक उतारें उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि कल को कहीं और इस्तेमाल भी हो सकती है। लेकिन बेसिकली वजह यही है कि वो चोरी ना हो जाएं, वहाँ से गायब ना हो जाएं। देखें, सेहत जो है और तालीम की 2 चीज़ें बातें की जाती हैं। पिछले दिनों मेरे ख्याल में वादत रोड स्कूल उन्होंने विज़िट किया था, जहाँ पानी पीने का नहीं था। जी ऐसे। मुझे बताएं कि आप इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं लेकिन पीने का पानी नहीं है। इन सब चीज़ों को, हॉस्पिटल्स का जिस तरह आप खुद जिक्र कर रही हैं कि एक बेड पे इतने सारे पेशेंट्स होते हैं, फिर अपग्रेडेशन करना, फिर इन चीज़ों को, तरक्याती कामों को आगे लेकर चलना, फिर उसका फॉलो अप करना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। फिर टाइम लाइन देना, फिर उस टाइम लाइन के अंदर पूरा भी करना। देखें, मैं हमेशा, कुछ दिन पहले हम खाने पे इकट्ठे थे तो वहाँ भी बात कर रहा था कि डेडलाइन जो सीएम साहब की तरफ होती है वो सुनने वाली होती है, बड़ा मज़ा आता है। मैंने 1-2 दफ़ा सुनी है वो। तो बेसिकली डेडलाइन देने का या टारगेट देने का आप मकसद क्या होता है कि ये कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर मुकम्मल हो। आपके इतने सारे जो तरक्याती काम चल रहे हैं वो नवंबर में मुकम्मल होना है, कोई 4 को हो रहा है, कोई 6 को हो रहा है, कोई 9 को हो रहा है। तो इन चीज़ों को देखें। और फिर हॉस्पिटल्स की एमरजेंसी बिलखसूस, यहाँ एमरजेंसी का क्या मतलब है कि आप किसी भी मरीज़ को उस हालत में लेकर आए हैं जहाँ पे उनको फ़ौरन तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है, और उस एमरजेंसी में अगर आपके पास बेड नहीं है, आपके पास व्हील चेयर अवेलेबल नहीं है, आपको ट्रीटमेंट देने के लिए कोई और जो आलात हैं वो मौजूद नहीं है, डॉक्टर्स, इवन आपका पैरामेडिकल स्टाफ वो अगर नहीं है, तो फिर आप किस तरह इस चीज़ को चल सकते हैं। तो बेसिकली उनका विजन तो यही है कि जिस तरह साई साहब कह रहे हैं कि गिरदोनवाह में आते हैं, हमारे बहुत सारे लोग जो वहाँ आते हैं, गरीब और मतवसत तबका है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर डॉक्टर्स की 5,000 10,000 जो फीस है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आप फार्मेसी पे चले जाएं तो जहाँ 5,000 आपने फीस देनी है, लैब पे चले जाएं जो टेस्ट हैं, ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एक ही उनके पास आसरा होता है कि किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं और वहाँ जाकर अपना ट्रीटमेंट आसानी से करवा सकें। लेकिन जो आसान नहीं रहा हमारे यहाँ, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैक्सिमम मेरी भी यही कोशिश होती है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर से चेकअप करवाया जाए, चूँकि वो सीनियर लोग हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, रोज़ाना कितने सारे पेशेंट्स को वो चेक करते हैं। तो कोशिश यही होती है कि उनके पास चेकअप हो, बच्चे का करवाना है, किसी का भी कोई अजीज़ व अकारिब है। लेकिन जब हम लोग वहाँ जाते हैं तो हालात देखते हैं तो बहुत बुरे हालात होते हैं, परेशान हो जाता है। डॉक्टर्स जो हैं वो सीएम साहब से तंग हैं, चूँकि डॉक्टर वो डेली हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वो कहते हैं कि सीएम साहब को और कोई काम नहीं, भाई आप चीज़ें ठीक कर लें, आप चीज़ें बेहतर कर लें। तो नहीं, मुझे तो वहाँ पे जाने की जरूरत है। साई साहब, ये चीज़ें ठीक भी होती जाएंगी ना, इन पर फॉलो अप, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को आदत ही नहीं है, और जितना प्रेशर अस्पतालों पे है, इनको असल हालत में बरकरार रखना इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा टास्क है। कैंसर हॉस्पिटल की साई साहब मुझे बताइएगा कितनी ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरत थी। लेकिन पहले जो कैंसर हॉस्पिटल बना है ना, उन्होंने जो
हमारे साथ किया है सही साहब, वो वाली मिसालें आप ना दें, माजरत के साथ उसको एक साइड पे रखें। वो देख लें वो क्या कर रहे हैं हमारे साथ। मैं आपने जब बात कर रही थी ना कैंसर हॉस्पिटल की, तो जब वो वाला हॉस्पिटल बना था और उसने इस मुल्क पे जिस तरह के वो एक आपने मॉडल दे दिया, बड़ा अच्छा मॉडल है, वहाँ पे गरीबों का इलाज हो रहा है, वहाँ पे जो सेल्फ करना चाह रहे हैं वो भी हो रहा है, लेकिन मसला ये है कि आप उस मॉडल को मद्देनज़र रख के आप उस मुल्क को चला रहे हैं कि मैंने वो बड़ा कामयाब लॉन्च किया, उसकी लॉन्चिंग की, तो ये भी इस मुल्क को भी उसी तरह चलाया जाएगा। तो ये मुल्क इस तरह नहीं चलते, लेकिन सॉरी हम किसी और तरफ चल पड़े। कैंसर हॉस्पिटल की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है। पेशेंट जो है आपको पता है कैंसर पेशेंट के लिए दो ही हैं, एक मेरा ख्याल है मोल है, दूसरा शौकत खाना में। एक और रायवन रोड पे भी बना है अभी रिसेंट, वो एक ट्रस्ट टाइप बना है, लेकिन बहुत अच्छा उनका सेटअप भी है। तो जब सरकारी सतह पे आ जाएगा तो जो लोग हैं उनके लिए आई थिंक कैंसर केयर के नाम के नाम से अच्छा, तो जो यहाँ पे भी बनेगा तो आपको पता पेशेंट तो बहुत ज़्यादा हैं, फिर आपको पूरे आपके मुल्क से लोग आते हैं जिसको भी इलाज मुआवजे की ज़रूरत होती है। छोटे शहरों में उस तरह की सहूलियात नहीं है, उस तरह के डॉक्टर्स नहीं है, उस तरह का आपका जदीद आलात नहीं है। तो जब लाहौर जैसे शहर में एक बड़ा हॉस्पिटल बन जाएगा तो जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनके लिए बेहतरी होगी, उनको मेडिसिन मिल सकेगी। मेरा ख्याल है उसी दौर में फिर वही बात आ जाती है कि हर चीज़ में उनको लेके आना पड़ता है। उसी दौर में मेडिसिन बंद हुई, PIC से मेडिसिन फ्री वाली जो बंद हुई, उस दिन मियां नवाज शरीफ इसी बात का जिक्र कर रहे थे। तो अल्लाह करे ये निज़ाम बेहतर हो, कैंसर हॉस्पिटल बन जाए, जो मरीज़ हैं उनको। ऑल्दो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, इतने टाइम में आप एक हॉस्पिटल बना लें, बाकी अस्पतालों के हालात ठीक कर लें। नहीं वो बन जाएगा, वो ये हमें इस बात का चैलेंज तो है ना। देखें CM साहब के अपने ठेकेदार नहीं है, सियासी लोग जो होते हैं उनके अपने ठेकेदार होते हैं। आप बिल्कुल उसमें आपकी कमीशन भी होती हैं, उसमें जब ठेकेदार ने आपको कमीशन देना फिर वो आपकी टाइमलाइन और गाइडलाइन पे अमल नहीं करेगा। चूँकि आपको फ़र्ज़ करें 10 अरब का मनसूबा है, उसमें से 1 अरब उसने कमीशन देना है, तो 9 अरब में से उसने बनाना है अपना भी मुनाफा रखना है, तो फिर वो अपनी मर्ज़ी करेगा। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है कमीशन वाला चक्कर नहीं है। आप देखें जितने भी मंसूबे CM साहब ने शुरू किए, जो टाइमलाइन दी उसके मुताबिक पूरे हुए हैं। कल भी CM साहब गुजरावाला गए थे, मोटरवे से लिंक रोड जो गुजरावाला को जा रही थी, वो उन्होंने कहा दिसंबर में हमने खोल देनी है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था जो उन्होंने, मेरा ख्याल है 25-30 किलोमीटर का वो रास्ता है। तो वो अगर हर चीज़ को इस तरह देखते हैं कि वो लाहौर ही है, ये नहीं कि आप लाहौर के मंसूबे को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आपने जो मंसूबा भी शुरू किया है उस पर फोकस कर रहे हैं। तो मैं ये दुआगो भी हूँ और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि वो इस चीज़ को मुकम्मल करवा सकते हैं। हाँ, क्योंकि इसके समरात आम आवाम तक पहुँचने। ब्रेक का कहा जा रहा है नाज़रीन, ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। आप हमारे वेलकम बैक वंस अगेन। और अभी का जो हम एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर आपसे शेयर करें उसके मुताबिक शहर लाहौर दूसरे नंबर पे है आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में। सो सेफ्टी मैयर, प्रिवेंटिव मैयर्स बहुत सारे लिए जाते हैं, लेकिन बातों की हद तक हमें रोड पर धुआं छोड़ती गाड़ियाँ उसी तरह से नज़र आती हैं। और इसके साथ साथ ये जो भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती हैं, फिर बंद रोड पार चले जाए, फैक्ट्रियों में अभी भी काम ऐसे हो रहा है। एक मजबूत हिकमत अमली की ज़रूरत है। अगेन अगर CM साहब इधर लग जाए तो बाकी के काम कौन करेगा? शाहिद सिपरा साहब। CM साहब लग भी गए हैं। वो एक वीडियो मैंने देखी है, कहीं राह जाते हैं उनको भट्टा नजर आया, वो रुक गए। हाँ, वो भट्टे धुआं निकल रहा था, वो उससे धुआं निकल रहा था और बड़ा ठीक ठाक धुआं निकल रहा था। सही। तो ये बेसिकली मैसेज होता है कि ये चीज़ जिसके लिए आपका डिपार्टमेंट, माहौलियात डिपार्टमेंट है ना आपका, मुझे बताएं आपकी जिम्मेदारी। मुझे आज तक ये नहीं समझ आई कि जिस डिपार्टमेंट की जो जिम्मेदारी होती है उनको धक्का लगाने तक वो क्यों नहीं करते काम। मुझे बताएं कि सबको पता है कि नवंबर आएगा, अक्टूबर का मिड होगा, नवंबर दिसंबर में स्मोग आएगी, साथ में दिसंबर का एंड होगा, नहीं है, साल से ये चीजें फोग आ जाएगी, ये मिलेगा, ये आपका माहौल खराब होगा, आंखों में चुभन, नजर भी हम लोग गुजरते नजर नहीं आ रहा माहौल। तो ये माहौल याद वाले उस वक्त एक्टिव होते हैं जब माहौल बन जाता है। और फिर उसके बाद आके पंजाब गवर्नमेंट उस पर कोई एक्शन लेना शुरू हो जाए तो फिर देखें तनकीद का निशाना बनाया जाता है। बूथ की छुट्टी दी गई, उसका क्या मकसद था? यही था कि आपके शुरू में जब ट्रैफिक सोमवार मंगल को बढ़ती है, मिड में आता है तो अरूज पे जाता है छुट्टी, फिर आगे जुमेरात जुमा फिर रिलैक्स, फिर सैटरडे संडे वैसे रिलैक्स होता है, वो डाउन होता है। तो इस तरह की हिकमत अमली या मनसूबाबंदी बनाने का बुनियादी मकसद तो यही है कि लोगों को स्मोक से बचाया जाए
आंखों का ख़राब होना, नाक, गला, जिस तरह आपका भी थोड़ा इशू आ रहा है, पत्नी ऑन एयर मुझे कहना था या नहीं कहना था, आपकी टीम का भी है, आपकी टीम का भी है, मास्क लगाए हुए हैं, हर बंदे का इशू, हर घर में ये इशू अब चल रहा है। तो उसका बुनियादी क्या है? यही है ना कि आपका इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूशन उसमें मिक्स हो गई है, उसकी वजह से सारा इशू आ रहा है। अब हमने इसको रोकना किस तरह है? भट्टा है, उसका जिग जैग एक पॉलिसी आई थी, तो वो भी पत्नी कहाँ गई, कोई पता नहीं है। फिर हमने बांध पार का कहा, मैं कहता हूँ ये आप गड़ी शव क्रॉस करें तो आगे सारा मोमेंटपुरा और ये वाला एरिया जो है पूरा रिंग रोड के तरफ में सारे मिस्त्री शाह, ये सारे टायर शॉप्स हैं, लोहा मार्केट है, सारा यही है, बादामी बाग, ये सारा वही है ना। वहां पे क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। आज इन्वायरमेंट अगर सील भी करता है, अगले दिन जाके 2-3 दिन बाद कोर्ट उसको खोल देगी। आप अपने दफ्तर के पास फैक्ट्रियों में देख लें, हर जगह यही है। इसलिए हम एक कौम की हैसियत से काम करें, जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें, तो फिर तो हर चीज़ मुमकिन है। अदरवाइज हम कहें कि सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट ने करना है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट करेगी, माहौलियात ने सिर्फ करना है, तो फिर नामुमकिन है। फिर उसका खमियाजा हमें इसी सूरत में भुगतना पड़ेगा कि कभी हम पहले नंबर पे रहेंगे, कभी हम दूसरे नंबर पे रहेंगे। चीज में तो पहले नंबर सारी जब तक इम्प्लीमेंट करने वाले अदारे, मॉनिटरिंग करने वाले अदारे ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, इदारों में कोऑर्डिनेशन भी नहीं है। आपने एक दूसरे ये किसने करानी बताया ना, ये पहली दफा स्मोक गई है। हाँ। ये पिछले कई सालों से तो आ रही है और हम कवर कर रहे हैं, सालों से रवैये भी तो ये तो कोऑर्डिनेशन करना इनका काम है ना, जो मुतलका डिपार्टमेंट है। मैंने आपको लिटरली ये बताऊं, तकरीबन 4 माह पहले मैंने एक एक्साइज में लेटर देखा था कि आपके पास कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, और हर साल ये रवायती आपकी फ़ाइल पूरा करने के लिए होता है। अगर आप ईमानदारी से काम करें तो आप वैसे भी मीटिंग कर सकते हैं। तो सिर्फ अगर आपने कागजी कार्रवाई करनी है तो वो 4 माह पहले पूछ लें कि आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, फिर आप DC को लेटर लिख लें, फिर आप दीगर ट्रांसपोर्ट वालों को लिख लें, फिर आप सारे इकट्ठे हो के, जब तक आप इकट्ठे हों तब तक स्मोक जो है वो आपके सामने जो हालात हैं। अगर किसी ने ईमानदारी से काम करना हो तो ये मेरा नहीं ख्याल इस तरह की नहज आती है। जब आपकी बदनीति शामिल होती है, जब आपकी करप्शन इसमें शामिल होती है, आपको हर इस तरह के पॉइंट का पता होता है जहाँ पे 2 नंबरी हो रही होती है। ये मुमकिन ही नहीं है कि जो मुतलका इदारा है उसको नहीं पता, क्योंकि उसके बगैर कोई भी 2 नंबरी हो नहीं सकती। हर 2 नंबरी में सरकारी इदारा शामिल होता है, क्योंकि आप किसी जगह पे भी रेड करते हैं, कोई बड़ी फैक्ट्री, कोई बड़ी इस तरह की इंडस्ट्री बंद करते हैं, तो छोटी इंडस्ट्री वाले वैसे ही बंद कर देते हैं। तो जब आपके लोग वहाँ पे खुद मुलव्वस होते हैं, आप कहते हैं जब हम आएंगे या हमारा बड़ा साहब आएगा तो आपने ये बंद कर देना है, उसके बाद आप चला लें। एक और चीज़ इसमें ऐड करूँगा कि जो आपकी सियासी होती है ना हुकूमत, उसमें मसाइल होते हैं। को कभी किसी MNA ने कह दिया, किसी MPA ने कह दिया, किसी वजीर ने कह दिया, सिफारिश कर दी, किसी इंडस्ट्री बंद हुई उसको छोड़ दें, जुर्माना कम कर दें। यही तो सबसे बड़ी अब निगरान सेटअप है हमारा। अब तो मेरे ख्याल में ये डिपार्टमेंट्स जो हैं जिन्होंने ये काम करना है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और माहौलियात ने, उन्हें ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। अब ना वो सिफारिश आएगी, ना को पॉलिटिकल उस तरह प्रेशर आएगा, तो अल्टीमेटली फ़ायदा किसको होगा? बराह रास्त ये आपकी करोड़ों आवाम को होगा, लाहौर के रहने वालों या लाहौर में जो लोग आते हैं रोज़ाना चले जाते हैं उनको फ़ायदा होगा। इसलिए हम जाएँ कि हम मार्केट्स बंद करें, शाहराहों को बंद किया जाए, कर्फ्यू वाली कैफियत कर दें, तो मेरे ख्याल में इससे बचने के लिए हमें खुद अपनी जिम्मेदारी का कुछ मुजाहिरा करना है। देखें अगर यही हालात रहे, कल जिस तरह था, कल तो खैर हम पहले नंबर पे थे, कल हालात भी नज़र आ रहे थे, आज दूसरे नंबर पे हैं। ये थोड़ा सा और आप महीना एक आगे जाएंगे, जब धुंध आ जाएगी, साथ में स्मोक और धुंध जब मिक्सचर बनेगा तो फिर तो आपकी विजिबिलिटी भी डाउन होगी, फिर और भी मसाइल पैदा होंगे। ये धान की फसल की कटाई शुरू होगी और फिर चूंकि गंदम की बुवाई शुरू होनी है तो लोग वहाँ पे जो बाकियात होती हैं उसको जलाते हैं, तो उसकी वजह से आपकी स्मोक और बढ़ जाती है। खुसूसन जो दही इलाके हैं, मोटरवे के गिरदोनवा में आप देखें ना तो सारी फसलें हैं, उसकी जब बाकियात को आग लगाई जाती है तो मोटरवे की विजिबिलिटी वैसे ही जीरो हो जाती है। बिल्कुल है। और मोटरवे जिस स्पीड से आप जा रहे होते हैं वहाँ पे बहुत सारे हादसा भी होते हैं। सो आगे तो साई साहब ये चीज़ें फेस करनी पड़नी है, वक्त हमारे पास कम है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम हेडलाइंस के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी आपकी मुलाकात कराने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त मेहमानों से, जो कि मेरे ख्याल से बहुत सी लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन भी हो सकता है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि ये काम तो लड़कियां नहीं कर सकती, ये काम तो लड़कियां नहीं कर सकती, सिर्फ नाजुक कहा जाता है।
सो आज इस मिसाल को हम अक्सर गलत साबित करते रहते हैं, आज अगेन करेंगे और कुछ बात करेंगे मिक्स मार्शल आर्ट पे भी। कुछ अपकमिंग इवेंट्स जो होने जा रहे हैं उनका आप कैसे हिस्सा बन सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। हमारे साथ बाबर राजा साहब मौजूद है, सदर पाकिस्तान मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन, और ईमान खान इंटरनेशनल प्लेयर है MMA। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबर राजा साहब तो आते रहते हैं और जिस तरह खेलों की प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं वो किसी से ढका छुपा नहीं है। सो हम बाबर साहब की तरफ भी जाएंगे। ईमान हमारे लिए आज एक इंस्पिरेशन है, सो हमने ईमान की तरफ सबसे पहले जाना है और इनसे जानना है कि MMA बेसिकली ये कैसे आई इस तरफ। जी ईमान। मैं मार्शल आर्ट्स बेसिकली पिछले 6 साल से कर रही हूँ, 6-7 साल से। मैं सेल्फ डिफेंस से शुरू किया था, फिर मैं किक बॉक्सिंग में गई। लड़कियाँ तो कहा जाता है कि बड़ी नाजुक सी होती हैं। आई थिंक हर बंदे को सेल्फ डिफेंस और मार्शल आर्ट्स सीखना चाहिए, बिकॉज मार्शल आर्ट्स टीचर्स यू डिसिप्लिन, रिस्पेक्टिंग ईच अदर, यू नो, ख़वातीन और मर्द को दोनों सीखना चाहिए। बट यू नो आई थॉट इट वाज इम्पोर्टेंट कि मैं सीखूं, अपना जिस्म मजबूत करूं, दिमाग मजबूत करूं, और इन द प्रोसेस मैंने स्पारिंग भी शुरू की, मतलब प्रैक्टिस फाइटिंग, फिर एक्चुअल फाइटिंग शुरू की। एंड देन आई रियलाइज कि यू नो मैं अपने लिए एक नाम बना सकती हूँ पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर। सो आई हैव जस्ट बीन डेडिकेटिंग एवरी डे ऑफ माई लाइफ सो फार टू डू दैट। मैं तो ज़बरदस्त कहना चाहूँगी, लेकिन लड़कियाँ डर जाती हैं। कभी डरी नहीं, कभी चोट लगी हो, ज़ोर से लग गई हो तो कहा हो कि अच्छा ये क्या मैंने अपने लिए सिलेक्ट कर लिया। मैं तो बचपन से बहन के साथ लड़ती रहती हूँ, तो यू नो आदत हो गई है। बहादुर बच्चा थी बचपन से। जी, सही। बाबर राजा साहब की तरफ मैं आना चाहूँगी। मुझे ये बताइएगा, इस तरह का टैलेंट हमारे सामने आना बहुत ज़रूरी है। सो आप हमेशा इस पर काम करते रहते हैं, किस तरह टैलेंट की खोज में लगे हैं आप? जिस तरह मिक्स मार्शल आर्ट्स की अगर हम बात करें तो हम पिछले 6-7 साल से इस पे इवेंट्स करा रहे हैं और तकरीबन तीसरा साल है हम नेशनल चैम्पियनशिप्स करा रहे हैं। और शुरू में एक प्लेटफॉर्म अगर हम दें इन जैसे प्लेयर्स को, और जहाँ पे ये अपने आप को प्रूव कर सकें और लोगों के लिए मिसाल बन सकें, तो उसका बड़ा फ़ायदा होता है। बिल्कुल। ईमान जैसी लड़की अगर आती है बीच में तो बाकी जितनी लड़कियां हैं पाकिस्तान में उनसे बाहर, वो इनको आइडलाइज करती हैं। बिल्कुल। इसी तरीके से अगर लड़के हैं तो उनको उनके एरिया में उनके लोग, उनकी एक लड़का आफरीदी है तो वो जब आफरीदी आता है तो पूरे का पूरा जो पठान कम्युनिटी है वो सारी उसके पीछे, तो इस तरह ये लोग इंस्पिरेशन बनते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। सो ईमान, मुझे ये बताएं कि प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट की, जब आपको लगा कि अब आपको प्रोफेशनल साइड पे जाना है? शौक तो जब होता है बंदा खुद से ही लगा रहता है जी। वो कौन सी स्टेज थी जब आपने कहा कि नहीं अब प्रोफेशनली मुझे इसको प्रॉपर सीखना है? तो मैं एमेच्योर लेवल पर अभी फ़िलहाल लड़ती हूँ। इंशाल्लाह मैं अपना प्रो डेब्यू अगले साल बनाऊँगी। बट 2021 से मैंने डिसाइड किया कि मैं सीरियसली, मैं उससे पहले बस वैसे ही हॉबी जैसा ट्रेन कर रही थी, बट उसके बाद 2021 के बाद आई वाज लाइक ओके, लाइक बकल डाउन, हर दिन ट्रेन करना है, डाइट को देखना है, ट्रेनिंग को देखना है, रिकवरी, सब कुछ उस पर ज़्यादा फोकस लाना है। सो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन अफोर्डेड ऑल ऑफ द प्रिविलेजेस के यू नो आई कैन डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो मैं सोशल मीडिया पर भी जाकर सब मेरा पूरा जर्नी दिखाती हूँ लोगों को, ताकि वो भी सीखें, वो भी यू नो इंस्पायर हो, मगर सीखें, हम अपना बेहतरी भी करें, नॉट जस्ट विथ MMA बट ट्रेनिंग के लिहाज से भी। मैं एक कोच हूँ, मैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग लोगों को सिखाती हूँ। सो ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ यू नो पीपल शुड फोकस ऑन दैट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, लड़कियों के लिए मुश्किल होता है ये फील्ड, स्पेशली कहा जाता है अच्छा लड़ना लड़ाना और ये वो लड़कों के काम है। सो आपको कभी ये फील हुआ कि नहीं मेरी तो फील्ड ही गलत थी, मुझे किसी और तरफ जाना चाहिए था? देखें, आई थिंक जो भी ऑक्यूपेशन आप चूज़ करेंगे, किसी को ये देख कर डरना नहीं चाहिए। ख़वातीन भी कर सकती हैं जी। इसके लिए बाबर साहब मौजूद हैं ना, जो कि प्लेटफॉर्म लड़कियों के लिए लेकर आ रहे हैं। ये वाला कितनी ज़रूरत है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। सो हमने उस टैलेंट को निखारना है, अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। किस किस तरह के इवेंट्स आप कराते हैं कि इस तरह का टैलेंट हम सामने लेकर आए? देखें, एक रात को एक इवेंट हुआ है सुपर फाइट नाइट्स के नाम पे,
HUFC एक क्लब है जो बड़ा ज़बरदस्त एक प्लेटफॉर्म है इन जैसे प्लेयर्स के लिए। वहाँ पर पहला एक इवेंट हुआ है सुपर फाइट नाइट्स, ईमान ने उधर भी खेला और उधर भी जीती है। इस तरह के इवेंट्स होना ज़रूरी हैं। हमारा जो नेक्स्ट इवेंट है वो नेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट 3 हो रहा है, तीसरा साल का नेशनल चैम्पियनशिप है, जिसके अंदर जो हमने इस दफ़ा जो हमने फील किया, अगर हम सिर्फ लड़कियों की बात कर लें तो लड़कियां तकरीबन 100% और आई हैं, वो इनको लेके चल रहे होते हैं। फिर इनको छोटे छोटे क्लब्स के लेवल पे इवेंट्स दिए जाते हैं और वहाँ से ये लोग ऊपर आते हैं। हमने अगर स्पोर्ट को ऊपर लेके आना ना तो हमें ग्रास रूट को ठीक करना है। बिल्कुल आपने। और ग्रास रूट पे हमने अब यूथ पे भी काम शुरू कर दिया। जो अंडर 17 जो बच्चे हैं उनकी भी हम चैम्पियनशिप शुरू करा दिए हैं। तो वहाँ से लेके एमेच्योर से लेके फिर जो प्रोफेशनल सर्किट पे बच्चे जाते हैं वहाँ पे जाके फिर वो परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल। ईमान, मुझे ये बताइएगा डाइट वगैरह का किस तरह से ख्याल रखती हैं, क्योंकि प्लेयर्स की तो डाइट और इस वाली फील्ड में तो मेरे ख्याल से डाइट बहुत मैटर भी करती है। एग्जैक्टली मैं मेरा डाइट परफॉर्मेंस बेस्ड उस पर फोकस है। तो मैं प्रोटीन, कार्ब्स सब कुछ खाती हूँ, बट फाइट कैंप में ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है। यू नो, हेल्थी फूड्स खाती हूँ, ऑर्गेनिक फूड्स खाती हूँ, चिप्स, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, ये सब कुछ बिल्कुल नहीं खाती, बिकॉज अगले दिन मेरा परफॉर्मेंस अफेक्ट हो जाएगा, कार्डियो अफेक्ट हो जाएगा। तो बस पास्ताज, चिकन, रोस्ट, ये सब कुछ खाती हूँ। खाने पीने की शौकीन है? जी जी, बहुत। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको लग रहा हो अच्छा मैं वेट गेन कर रही हूँ, ये तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है? सो हम वेट क्लासेस में फ़ाइट करते हैं, मतलब फाइट डे से 1-2 दिन पहले हम स्केल पर चढ़ के अपना वेट दे देते हैं, अपोनेंट भी वही करता है। तो फॉर द स्केल हमें वेट देखना चाहिए, बट मेंटेन रखना पड़ता है, बट मोस्टली फ्रॉम अ परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव। ठीक है। आई वॉक अराउंड अ लॉट। मैं अपने क्लाइंट्स को भी दिखाती हूँ, तो मैं वैसे भी कैलोरीज बहुत बर्न करती हूँ, बट आई थिंक हाइड्रेशन, पानी पीना, स्लीप, यू नो 8 to 10 hours of sleep, at least 8 hours of sleep होना चाहिए। रेस्ट, रिलैक्सेशन, ये सब कुछ it's more important than the workout itself। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, ये तो हमारे पास टैलेंट मौजूद है, अब जब तक हमने इस टैलेंट के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं लेकर आनी कि ये बड़े लेवल पर जाके खेल सके, सो कुछ इवेंट्स मेरे ख्याल से हमें बढ़ाने होंगे लोगों को इस तरफ लेकर आने के लिए। सो बाबर साहब, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? देखिए, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ऐसे गार्डन्स का, ऐसे ग्रुप का, एज ऑलवेज। जिस तरह आपको भी पता है इन तमाम स्पोर्ट्स को लेके ऊपर आए। HUFC में भी का जो ये इवेंट हुआ है उसमें भी ऐसे गार्डन्स ने बड़ा मेजर रोल प्ले किया। इस तरह के हमें स्पॉन्सर्स और आने चाहिए इसके अंदर। एक बड़ी खुशाइन बात है कि HUFC बीच में आया और हमें एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया और एक सीरीज़ शुरू हो गई। इस तरह की सीरीज़ अगर मैं नाम लेके कहता हूँ, बहरिया टाउन को एक अपनी सीरीज़ शुरू करनी चाहिए। आपको एनी अदर हाउसिंग सोसाइटी, ये मेजर उनके लिए मार्केटिंग का एक ज़रिया होता है। और हमारे पास सक्सेस स्टोरीज मौजूद हैं कि अगर आप स्पोर्ट्स को लेके स्पोर्ट्स के इवेंट्स को लेके अगर अपनी मार्केटिंग करते हैं तो आपके घर, आपकी जगह पे स्पोर्ट्स वाले आते हैं, वो कंफर्टेबल फील करते हैं कि ये ऐसा इदारा है जो आगे जाके हमारे बच्चों को भी स्पोर्ट्स में आगे लेके जाएगा और एक हेल्दी इन्वायरमेंट देगा। तो इवेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और उसके लिए स्पॉन्सर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। कभी कोई ऐसी इंजरी हुई हो कि काफ़ी लंबा ब्रेक आ गया हो? अल्हम्दुलिल्लाह नो सीरियस इंजरीज। ट्रेनिंग में तो होते रहते हैं, नाक खुल जाता है, ब्लैक आइज होती हैं, विच इज़ नॉर्मल, इट्स फाइन। वो दिमाग को ज़्यादा मजबूत बनाता है ताकि जब आप फाइट में जाते हैं, मैदान में जब मौजूद होती है, क्या ज़हन में चल रहा होता है? फोकस रहना कितना ज़रूरी है? फाइट में आप कुछ दिमाग में नहीं आता, आप बस मसल मेमोरी पर चलते हैं। फाइट के बाद में कोच से पूछते हैं मैंने क्या किया है, वो मुझे बताते हैं। वेट ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है? It's very important, not just for an athlete but for everybody. Weight training is the scientifically the only proven anti-aging method, जो अपने bones को मजबूत रखता है, muscles को मजबूत रखता है, आपको youthful रखता है। बिल्कुल ऐसे। कोई skin creams, treatments, वो सारे बेकार हैं। It's weight training। अपनी एक्सपीरियंस जितना रहा,
कभी कुछ ऐसा मुकाबला जो आपको लग रहा हो कि ये तो मेरे लिए मुश्किल है जीतना, और जो टफ लगा हो? देखिए, आई थिंक फाइटिंग एक मेंटल गेम भी है। ऑफ कोर्स मैंने सोचा होगा, आई हैव एक्चुअली, और मैं फाइट्स हारी भी हूँ इंटरनेशनल लेवल पर। आई थिंक बिकॉज मैं मेंटल तौर पर आई लॉस्ट। बेसिकली फाइट से पहले मैंने सोचा ये मुश्किल है, एंड दैट्स रॉन्ग। इट्स नॉट अ गुड माइंडसेट टू हैव। आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस आता है जब आपकी एक्सपीरियंस बढ़ती है, विच आई थैंक पीपल लाइक बाबर राजा फॉर क्रिएटिंग दीज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अस। सही, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ मज़ीद किस तरह से क्रिएट की जा रही हैं? मेरे ख्याल से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें अब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ लेकर आना है। जी हाँ, सोशल मीडिया का तो आजकल दौर चल रहा है, और सोशल मीडिया पे हम सब एक्टिव भी हैं। यही हमने भी रियलाइज़ किया कि मासेस में जाने के लिए सोशल मीडिया, और जिस तरह आपका सिटी 42 है, हम इसका बड़ा दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने कितने साल हो गए आप हमारे साथ स्पोर्ट्स को लेके और पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज को लेके पूरी दुनिया में हमें लेके जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इन सब का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपकमिंग इवेंट्स कौन कौन से हैं जिसमें अगर कोई टैलेंट है तो आपसे लोग रब्ता कैसे करें? देखिए, हमारी अब नेशनल चैम्पियनशिप्स के क्वार्टर, सेमी और फाइनल्स होने वाले हैं। उससे पहले हमारा कोयटा के ट्रायल्स रह गए हैं, पाकिस्तान सिंध के तमाम सूबों के हो गए हैं, गिलगित में हमारे बॉयज़ के हो गए हैं, 40 गर्ल्स हैं पहली दफ़ा गिलगित से आ रही हैं। उनके लिए हमने एक अलहदा इवेंट हमें अरेंज करना पड़ गया, क्योंकि हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि गिलगित से कुछ हमारी अच्छी लड़कियां हैं जो परफॉर्म कर रही थी, बट इतने ज़्यादा आएंगे और इतने ज़्यादा पूरा साल वो मेहनत करके ऊपर आएंगे, ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो उनके लिए एक अलहदा एक इवेंट करना पड़ रहा है। लेकिन ये कि ये हो रहा है, उसके बाद पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हो रहा है, जो प्रोफेशनल लीग हमारी IFT चलती है, उसके अंदर हम, वो फरवरी में हो रहा है और वो दुबई में हो रहा है। एक रिक्वेस्ट आपके प्लेटफॉर्म से मैं गवर्नमेंट को करता हूँ कि हमें इजाज़त दें, हम वो पाकिस्तान में करें। आपकी क्रिकेट टीम जब उधर जा सकती है और आपकी बाकी लोग इधर उधर आ सकते हैं, तो इंडियन फाइटर्स भी हमारे पास आने चाहिए, और हम पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की एक पॉजिटिव में दुनिया में लेके जाएं कि हम अच्छे होस्ट भी हैं, और स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के ज़रिए हम एक दूसरे को करीब भी लाना चाहते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। हमारी अगर सोसाइटी देखी जाए, लड़कियों का इस तरह के खेल खेलना अच्छा भी नहीं समझा जाता है। कभी ऐसी रेजिस्टेंस, कोई ऐसी तनकीद फेस करनी पड़ी? बहुत, पर अल्हम्दुलिल्लाह घर पे जो सपोर्ट सिस्टम है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। वो मेरे माँ बाप, सिस्टर्स, नाना नानी सब मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरी मामा भी लाहौर आई हैं मेरे साथ, मेरे फाइट्स देखने, वो हर जगह मेरे साथ जाती हैं। मेरी नंबर 1 सपोर्टर, मेरी नंबर 1 फ़ैन है। सो अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक नो वन आउटसाइड ऑफ माई फैमिली कैन अफेक्ट मी, बिकॉज अंदर मेरा सपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है। और बाहर के लोगों की भी परवाह नहीं होती। अगर आप अपनी फैमिली सपोर्ट कर रही हो, अगर आपको अपने घर से इतनी अच्छी सपोर्ट मिल रही हो, फिर आपको दुनिया की परवाह नहीं होती है। उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे जिनके अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन वो इस तरह की सोसाइटी की बातों से परेशान होकर कि नहीं नहीं हमारे पेरेंट्स को कोई कुछ ना कह दे, रिश्तेदार ना कुछ कह दे, वो नहीं आगे बढ़ती? आई थिंक जो आप करते हैं ज़िंदगी में, कोई ना कोई कुछ कहेगा, जो आप चूज़ करें, अब कुछ भी करें। स्पेशली अगर आप ख़वातीन हैं, आप बाल लंबे रखें, छोटे रखें, वर्जिश करें, नई वर्जिश करें, सब कोई कुछ कहेगा। आप बहुत मोटी हैं तब भी लोगों को प्रॉब्लम, मोटी है, बहुत पतली है, कमज़ोर है, हेल्थी है, एवरीवन हैज़ समथिंग टू से। आप बस जो अपने दिल में आप करना चाहते हैं आप करें। बिल्कुल ऐसे ही है। सो ये चीज़ें आपकी कामयाबी का ज़ामिन होती हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में MMA के अलावा कौन कौन सी ऐसी गेम्स हैं जिस पे ऐसे गार्डन बहुत फोकस कर रहे हैं? देखिए, हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने 6-7 साल से टेंट पेगिंग पे काम कर रहे थे। फरवरी में हमने इंडिया से छीन के एक इवेंट हम पाकिस्तान में लाए, और 6 मुल्कों का जो क्वालिफायर था हमने टेंट पेगिंग का पाकिस्तान में किया, और पाकिस्तान और जॉर्डन ने क्वालिफाई किया। और लास्ट मंथ हमारी टीम गई है साउथ अफ्रीका फाइनल्स के लिए, और रनर अप टीम सिल्वर मेडल लेके आई है। तो ये मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। स्नूकर में अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान लड़का, आसिफ, ये हमारे प्रोफेशनल 2 लड़के हम इस वक्त प्रोफेशनल खेल रहे हैं। उनके लिए हम 3 स्नूकर की लीग्स हर साल करते हैं। हमारी नेक्स्ट लीग विद इन 1 मंथ अभी स्नूकर की लीग आना शुरू हो गई है। फुटबॉल पे ग्रास रूट लेवल पे हमने काम शुरू किया हुआ है। फुटबॉल में हमें टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल एक बेस नहीं थी।
टेनिस पे हम काम कर रहे हैं। कुछ दिन से मैं पोलो पे वर्किंग कर रहा हूँ और इस सीज़न में हम पोलो पे भी काम कर रहे हैं। हम शो जंपिंग पे काम कर रहे हैं, हॉर्स राइड इक्वेस्टेरियन स्पोर्ट्स के अंदर। शो जंपिंग पूरी दुनिया में एक ज़बरदस्त गेम है, रॉयल गेम है, और पाकिस्तानी उसमें नहीं थे। इस वक्त हमारे पास 70 ऐसे राइडर्स हैं जो शो जंपिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं अगले साल के लिए, और जिसके अंदर 30 गर्ल्स हैं। और हमने जब स्टार्ट किया था टेंट पैकिंग, तो 3 लड़कियां थी जो टेंट पैकिंग करती थी। घोड़े पे चढ़ के उसको भगाना, और उसके हाथ में आपके पास 130 लड़कियां इस वक्त जो अगले साल के लिए कम्पीट करेंगी। कल हमारा पोलो इन पिंक, हमारा एक ब्रेस्ट कैंसर पे एक इवेंट हो रहा है आजकल पोलो ग्राउंड में, उसमें हमने मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। वहाँ पर भी 6 टीम सिर्फ लड़कियों की आई हैं, एक टीम में 4 लड़कियाँ होती हैं, उन्होंने शो रन्स किए हैं। तो एक खुशाइन बात है, खुशी होती है कि अगर शुभा, और आई मस्ट अप्रिशिएट इन चीज़ों को हमें मजीद जो है लोगों तक पहुंचाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका हिस्सा बन सके। सो ईमान, फ़ायदा तो होता होगा, लोग डर के रहते होंगे कि अगर कुछ कह दिया, बाहर भी कहीं जाती होंगी, फैमिली में भी पंगा तो कोई नहीं लेता होगा। मोस्ट डेफिनेटली नॉट, मगर उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। हाँ। कहना क्या चाहेंगी देखने वाली लड़कियों को, क्या मैसेज देना चाहेंगी? जो मैंने पहले कहा था कि डोंट लेट सोसाइटी ब्रिंग यू डाउन। जो आपके दिल में है आप करें। अगर आपकी फैमिली की सपोर्ट है तो इट्स अ बोनस, यू नो, बट यू डोंट नीड योर फैमिली सपोर्ट। इट्स गुड टू हैव फॉर श्योर, बट या आपके लिए आसानी हो जाती है अगर आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही हो, आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है वो, और फिर आप बस कुछ कर निकलते हैं। देखिए, मैंने ये देखा है कि फैमिली की सपोर्ट आ ही जाती है जब आप कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म ले लेते हैं। और बड़ा ज़बरदस्त हमारी बानो भट्ट एक लड़की है जो इनके साथ इंटरनेशनली ट्रैवल भी करती हैं। इनिशियली उनको ये प्रॉब्लम था फैमिली की सपोर्ट का, जब वो नेशनल चैम्पियनशिप बनी, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया बाहर जाके, अब उसके फादर उसको लेके जाते हैं कि चलो बेटा मैं तुम्हें, तो आप जब थोड़ा सा परफॉर्म करेंगे, जब दुनिया देखेगी कि आप एक पॉजिटिव चीज़ के पीछे जा रहे हैं, तो दुनिया आपको सपोर्ट करती है। बिलाशुबा ऐसे ही है। और अगर आप इन तमाम खेलों की सरगर्मियों का हिस्सा बनना चाहते हैं, ऐसे गार्डन के दरवाजे खुले, आप रब्ता कर सकते हो और इन खेलों का हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सेगमेंट शामिल कर रहे हैं, और सबसे पहले आज का मौसम। कोमल बाहर मौजूद है, मौसम की अपडेट उनके पास है। जी कोमल, कैसा रहेगा आज दिन भर मौसम? जी बिल्कुल अन्ना, लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो मौसम बहुत ही अजीब सा जो है वो अपना अंदाज दिखा रहा है। सुबह के औकात में थोड़ी सी सर्दी महसूस की जाती है, जब सूरज किरणें दिखा देता है तो यूँ एहसास होता है कि अभी जो है वो गर्मी लाहौर से नहीं गई है। आज भी लाहौर की सिचुएशन कुछ इसी तरह से नज़र आ रही है। सूरज ने किरणें बिखेरी हुई हैं, और जो एक सर्दी का एहसास हो रहा था वो इस वक्त जहाँ जहाँ आप सूरज के अगर अराउंड से गुजरें तो आपको महसूस होगा कि अभी गर्मी जो है वो मौजूद है। लेकिन अगर आप अंदर मौजूद हैं या फिर आप किसी छाँव वाले एरिया में मौजूद हैं तो आपको यूँ महसूस होगा कि सर्दी की आमद है। तो मिले जुले मौसम का जो है वो रुझान है। लाहौर के बासी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं कि लोन के कपड़े पहने, शिफॉन के पहने या फिर सर्दियों के पहने। ऑब्वियस सी बात है, ये भी एक बड़ा मसला है। जब सर्दियाँ और गर्मियाँ आ रही हों या जा रही हों तो ये मिक्स सा मौसम में जो है वो लाहौर के बासी भी थोड़े कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं। वहीं हम टेम्परेचर के हवाले से बात करते हैं तो हवाएं भी चल रही हैं, और टेम्परेचर इस वक्त जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में बारिशों से मुतल्लिक भी पेशगोई नहीं बताई जा रही है। और अगर हम फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात करते हैं तो AQI की मजमूई शरह 166 के साथ लाहौर इस वक्त दूसरे नंबर पर देखा जा रहा है। तो लाहौर की बासियों को जहां बदलते मौसम का सामना है, वहीं फ़िज़ाई आलूदगी से भी दो चार हो रहे हैं। एहतियात करें, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। थैंक यू सो मच कोमल, आपने मौसम की डिटेल्स हमारे साथ शेयर की। जी, जिनकी आज बर्थडे है उनको हमने विश करना है जी, और जिनकी बर्थडे है कल वो अपने पिक्चर्स भिजवा दें। इसी तरह हमारी रिपोर्टर अक्सा मार्केट में मौजूद है, आज की रेट लिस्ट उनके पास है, वो हमें बताएंगी। ओवर टू यू अक्सा।
बिल्कुल अनाज सब्जियों की कीमत में आज भी जो है उतार चढ़ाव का सिलसिला देखने में नज़र आ रहा है। ओपन मार्केट में बिकने वाली सब्जियां और जो सरकारी कीमत मुकर्रर की गई है उसमें खासा फ़र्क देखने में नज़र आ रहा है। दुकानदार तकरीबन 20 से 30 रुपये बढ़ाकर जो है वो सब्जियों को फ़रोख्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर सब्जियों की कीमतों के हवाले से बात करें तो जो आलू की सरकारी कीमत थी वो 92 रुपये मुकर्रर की गई थी, जबकि दुकानदार इसको 100 से 110 रुपये की कीमत में फ़रोख्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर प्याज की सरकारी कीमत के हवाले से बात करें तो प्याज की सरकारी कीमत से 102 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि दुकानदार इसको 120 और 125 रुपये की कीमत तक फ़रोख्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद अगर टमाटर के हवाले से बात करें तो जो टमाटर की सरकारी कीमत थी 110 रुपये, ओपन मार्केट में इसको जो सरकारी कीमत थी 110 रुपये मुकर्रर की गई, जबकि ओपन मार्केट में इसको 150 रुपये की कीमत तक में फ़रोख्त किया जा रहा है। मज़ीद अगर ऐसी ही सब्जियाँ हैं तमाम जो दुकानदार 10 से 20 रुपये बढ़ाकर जो है फ़रोख्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियों उस कमेटी से जो शहरियों का मुतालबा है वो यही है कि इसके खिलाफ जो है एक्शन लें जल्द अज जल्द, ताकि जो सरकारी रेट मुकर्रर किए गए हैं उसी रेट पर हम सब्जियां खरीदें और अपना गुजारा कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच अक्सा, आपने हमें सब्जियों की कीमतें बताई। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक और सेगमेंट्स का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आज की हेल्दी टिप देखेंगे। घर में रह के आप कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं और कैसे फिट रह सकते हैं, हमारे ट्रेनर जुहेब हमें बता रहे हैं। ओवर टू यू जुहेब। सेकेंड एपिसोड पे है फैट बर्निंग सीरीज में, और जैसे कि हम लास्ट एपिसोड में हमने किया था सर्किट ट्रेनिंग, आज हम सर्किट ट्रेनिंग विद कार्डियो करेंगे, अपनी इंटेंसिटी को थोड़ा सा अप करेंगे। तो ओके बॉयज, आर यू रेडी गाइस? ओके, वी विल स्टार्ट विद जंपिंग जैक्स। 1 2 3 एंड गो। वार्म अप से स्टार्ट करेंगे हमेशा अपना वर्कआउट। अगर आपके नी पेन है या बैक पेन है तो आप जंपिंग जैक्स नहीं करोगे, आप हल्का हल्का जस्ट मार्च करोगे। अपनी बॉडी की सुननी है, आपने उसके लिए आसब करोगे। सारी एक्सरसाइज हर बंदे के लिए नहीं होती, आपने देखना है कि आपको जो प्रॉब्लम है आपने उसके साथ एक्सरसाइज करनी है और मॉडिफाइड करके अपने मुताबिक करना है। ओके बॉयज, फाइन। ओके, स्टार्ट विद द शोल्डर प्रेस। ओके, 1 2 3 गो। शोल्डर प्रेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, जंपिंग जैक्स करेंगे 10 सेकेंड्स। 1 2 3 एंड गो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ओके, अब हम ये ज्यूम करें कि हमने शोल्डर प्रेस और 10 सेकेंड जंपिंग जैक्स के 3 सेट्स कर लिए हैं, और हम अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे जो कि है बाइसेप कर्ल्स। इसके साथ भी हम जंपिंग जैक्स करेंगे, ये भी इसके भी 3 सेट करेंगे हम। ओके, स्टार्ट विद बाइसेप कर्ल्स। शाबाश। नेक रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स करेंगे, अननेसेसरी मसल्स को इन्वॉल्व नहीं करोगे आप। शाबाश। Excellent boys, excellent work, excellent, बहुत अच्छे। Keep breathing, inhale from nose, exhale from mouth. Breathing is most important during workout because breath अगर आप प्रॉपर नहीं करोगे, ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी, बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आप प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाओगे। Two reps more boys, 1 and 2. Okay, next exercise is side jumps like this. Okay, side jumps करेंगे for 10 seconds. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. ओके, अगेन हमने इसके 3 सेट्स करने हैं बाइसेप कर्ल्स और साइड जंप्स के। ओके, नेक्स्ट हम जाएंगे एक्सरसाइज पे। दिस इज ओवरहेड एक्सटेंशन, ट्राइसेप एक्सटेंशन। ओके, 1 2 3 एंड गो। 1 2 3 अप, 4 अप, 5 boy, 6 7, perfect both of you, 8 9 and 10. Okay, next exercise, next cardio drill is mountain climbers. Fine, on your position. 1 2 3 and go. 1 2 3 4, sharp boys both of you. 5 6 7 8 9 and 10. Shabash, very good, excellent.
ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम जा रहे हैं। अगेन इसको आपने 3 टाइम करना है। ट्राइसेप एक्सटेंशन विद माउंटेन क्लाइंबर्स 10 seconds. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बेंट ओवर डंबल रो बैक का। ओके, बेंड योर बैक बॉयज एंड लिफ्ट योर वेट्स अप। शाबाश, एक्सीलेंट, मोर बेंड, परफेक्ट, शाबाश। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. ओके, शाबाश। नेक्स्ट एक्सरसाइज हाई नीज करेंगे। कार्डियो ड्रिल इज हाई नीज। 1 2 3 एंड गो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. वेरी गुड, शाबाश। ओके, अपने नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे हम जाएंगे जो है स्क्वाट्स, लेग्स के वर्कआउट स्क्वाट्स विद जंपिंग जैक्स करेंगे। ओके, स्क्वाट्स 10 1 2 3 एंड स्क्वाट अगेन। जैसे ये लोग मिनिमम रेस्टिंग टाइम के साथ करें, आप भी कोशिश करें जहां तक आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है या आपका स्टैमिना आपको अलाउ करता है, मिनिमम रेस्टिंग टाइम के साथ आप करते रहोगे। शाबाश बॉय, 2 reps more, 1 and 1 more. Okay, fine. Jumping jacks for 10 seconds. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. चलो बॉयज, ये था हमारा आज का वर्कआउट। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और जो मैंने डाइट पहले आपको बताई उसको आपने फॉलो लाजमी करना है। जो लास्ट एपिसोड में बताई थी वही डाइट हमारी चलती जाएगी। थैंक यू सो मच गाइज, और थैंक यू सो मच आप सब ने हमें देखा और इसको कोशिश करें कि इसको इम्प्लीमेंट करो। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जुहेब हमारे साथ मौजूद थे। जुहेब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज की हेल्दी टिप हमारे साथ शेयर की है। सो आप ज़रूर हमें फीडबैक भी दीजिए और बताइए अगर आप कुछ स्पेसिफिकली पूछना चाह रहे हैं। सो ये चीज़ें हम आपके साथ शेयर इसी तरह से आगे करते रहेंगे। नाज़रीन, हमारा जो ये चीज़ें आपसे शेयर करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है ताकि आप हम तक फीडबैक भी पहुँचाएँ और हम मज़ीद आपके साथ आपकी जो चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं वो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करते रहें। सो जुहेब और हमारे दीगर फिटनेस ट्रेनर यही चाहते हैं कि आप ज़रूर फीडबैक दें और हम उन तक पहुंचाते रहें। इसी तरह हम आगे ये चीज़ें आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।